आज लेक्चर नंबर 20 में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है और इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल में फ़र्क क्या है। तो अभी तक जितने भी हमने इंटीग्रेशंस के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, टॉपिक डिस्कस किए हैं, वो सारे हमारे पास थे इनडेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल को हम इस तरह लिखेंगे, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको कहा जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल और इसको कहा जाएगा इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको कहा जाएगा इनडेफिनेट इंटीग्रल। इसको क्या कहते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं और इसको कहा जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो इंटीग्रेशंस की डिफिनीशन हम इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं ये डिस्कस करूँगा इसको क्या कहा जाएगा। इसको लोअर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? लोअर लिमिट्स कहा जाएगा, लोअर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाएगा। और इसको अपर लिमिट्स कहा जाएगा, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करूँगा। ठीक है, तो सपोज़ इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बनता है? एफ ऑफ एक्स बनता है और फिर यहाँ पे मैं लिख दूँगा इंटीग्रल ए टू बी। ठीक है, तो अब एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है? एक्स की जगह हम सबसे पहले बी पुट करेंगे माइनस फिर हम एक्स की जगह ए पुट कर देंगे। ठीक है, इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। इसको क्या कहते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल। और अगर मुझे एरिया फाइंड करना है किसी पार्टिकुलर कर्व का किसी पार्टिकुलर इंटरवल में, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करेंगे। मतलब हमारे पास, मैं सपोज़ एरिया फाइंड करना चाहता हूँ किसी पार्टिकुलर कर्व का। ठीक है, हमारे पास मतलब फंक्शन इस तरह है, इंटीग्रल 1 to 4 है, इंटीग्रल 1 to 4 और यहाँ मैंने लिख दिया एक्स डी एक्स। ठीक है, मुझे इसका मतलब एरिया फाइंड करना है। तो इस x का इंटीग्रेशन क्या है? इस x का इंटीग्रेशन हमारे पास है x1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा x²/2। तो सबसे पहले इसमें ये 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकालो। 2 को मैंने बाहर निकाल दिया तो क्या बना? x² बना। तो इस x की जगह एक दफ़ा 4 पुट करो, ये हो जाएगा 4 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा 1/2 into 16 - 1। तो ये जाएगा 15/2। ये क्या बन जाएगा? 15/2। इस 15/2 का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने कौन सा फंक्शन लिया है? यहाँ मैंने फंक्शन लिया है x। ठीक है, तो अगर ग्राफ में देखा जाए तो x का ग्राफ किस तरह बनता है? इसी x का ग्राफ में इस तरह बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, अब x = 1 ये है और x = 4 ये है। ये जो वैल्यूज़ गिवन होगी ये x एक्सिस पर होगी, मतलब ये हमारे पास डोमेन पॉइंट्स होंगे। तो हमने एरिया फाइंड करना है फ्रॉम x = 1 से लेकर x = 4 तक। तो हमारे पास रिक्वायर्ड ये एरिया आएगा इसी का। ठीक है, तो ये एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। तो सबसे पहले हमने फंक्शंस की इंटीग्रेशंस फाइंड करनी है और फिर इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सबसे पहले मैं अपर वैल्यूज़ को पुट करूँगा और फिर मैं लोअर वैल्यूज़ को पुट करूँगा और ये हमें क्या देगा? एरिया देगा, एरिया अंडर द कर्व। एक कर्व के नीचे जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करेंगे। मैं एक अदर एग्जांपल्स भी लूँगा कि अगर सपोज़ हमारे पास आ जाए, हमने इंटीग्रल फाइंड करना है फ्रॉम 1 to 2 और फंक्शन हमारे पास गिवन है x² dx। ठीक है,
तो सबसे पहले आप लोग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फाइंड करो। तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है? एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब बाई 3 n2 1 to 2। एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या है? एक्स क्यूब बाई 3 1 to 3। तो इसमें ये 3 कांस्टेंट है, 3 मैंने अपनी जगह पे लिख दिया। एक्स की जगह एक दफ़ा हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 होल क्यूब माइनस 1 होल क्यूब। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1/3। 2 होल क्यूब किसकी इक्वल है? 8 माइनस 1। तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा 7 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ग्राफ में अगर देखा जाए तो ग्राफिकली ये जो मैंने एक्स स्क्वायर लिखा है, इस एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह यू शेप में बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, सपोज़ इधर 1 है और इधर 2 है, तो इस कर्व के नीचे हमने ये एरिया फाइंड किया और ये एरिया हमारे पास कितना था? 7 डिवाइड बाय 3। तो एरिया अंडर द कर्व जब आप लोग फाइंड करोगे तो उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है? डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करना है। ठीक है, इसको कहते हैं अपर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन और इसको कहते हैं लोअर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशंस। ठीक है, अब मैं डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स की, कि डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। अच्छा, पहली प्रॉपर्टीज़ ये है कि इंटीग्रल फ्रॉम ए टू वी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो इसमें इंटीग्रेशन में जब हम सी लिखते हैं तो यहाँ हम सी क्यों नहीं लिखते? तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसी फंक्शन का सपोज़ इंटीग्रल लूँ तो इसका इंटीग्रल सपोज़ बनता है एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन किया हुआ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। ठीक है, तो सबसे पहले इसी इंटीग्रेशन में हम x की जगह क्या पुट करेंगे? x की जगह एक दफ़ा मैं b पुट करूँगा और फिर x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? a पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा f ऑफ b प्लस सी। सपोज़ ये इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ, अब x की जगह मैं b पुट करूँगा तो ये हुआ f ऑफ b प्लस सी माइनस f ऑफ a प्लस सी। इसी रिजल्ट्स में हमने x की जगह एक दफ़ा b पुट किया और फिर हमने क्या पुट किया? a। अब यहाँ पे देखो, इसमें सिंप्लीफिकेशन कर दो तो ये हो जाएगा f ऑफ b प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए माइनस सी। तो ये सी इस सी के साथ कैंसिल हुआ तो क्या बना? कि ये बना एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में सी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि सी ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपली क्या लिख देंगे? ये मैंने इसी फंक्शंस का इंटीग्रेशन लिया, फिर हमने x की जगह एक दफ़ा b पुट करना है, अपर वैल्यूज़ पुट करनी है। ये बात याद रखना है कि सबसे पहले हम अपर वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर हम लोअर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को देख लो। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 2 इस तरह है कि इंटीग्रल फ्रॉम a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा जब अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स सेम होगा इंटीग्रेशन में, तो फिर उसी फंक्शन का एरिया जो है वो हमारे पास 0 होगा। मतलब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन फाइंड करूँगा तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एन टू ए। अपर लिमिट्स भी ए है और लोअर लिमिट्स भी है ए है, तो इस एक्स की जगह ए पुट करो तो ये क्या बन जाएगा? एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0। और ये क्यों 0 है? असल में ये हमारे पास जब अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स सेम होगा तो इसी फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो एक लाइन होगा। वो क्या होगा? एक लाइन बनेगा।
ठीक है। और लाइन का एरिया हम फाइंड नहीं कर सकते, एरिया अप्लाइन किया होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। जब अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स सेम आएंगे ना, तो उसी फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो एक सिंपल लाइन होगा, और लाइन का हम इंटीग्रेशन फाइंड नहीं कर सकते। तो ये याद रखना होगा कि जब अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स सेम होंगे तो फिर उस फंक्शन का इंटीग्रल भी ज़ीरो होगा या उस फंक्शन का एरिया भी ज़ीरो होगा। अच्छा, नंबर थर्ड है सम रूल। सम रूल इस तरह है कि हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, एक एफ ऑफ एक्स है और दूसरा जी ऑफ एक्स है, और वो एडिशन फॉर्म में है। तो हम हर एक फंक्शन पे अलग अलग इंटीग्रेशन ले सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रल ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स, और साथ में हम डिपेंडेंट इंटीग्रल्स को भी यूज़ कर सकते हैं सेपरेटली। इस पे भी मैं सेपरेटली अपर लिमिट्स लोअर लिमिट्स पर यूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सम रूल जिस तरह हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल में पढ़ा है उसी तरह ये डेफिनेट इंटीग्रल में भी होगा, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि अगर मैं अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स को इंटरचेंज करूँगा, मतलब मैं लोअर लिमिट्स को अपर ले जाऊँगा या अपर लिमिट्स को लोअर लिमिट्स की जगह लिख दूँगा, ठीक है। अगर मैं इसकी इंटरचेंजिंग करूँगा लिमिट्स की, मतलब मैं यहाँ पे b लिख दूँगा और यहाँ पे a लिख दूँगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो फिर यहाँ हम क्या लिख मेंशन कर देंगे, माइनस मेंशन करें, ठीक है। अगर सपोज़ हमारे पास हो इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और मैं इसकी इंटरचेंजिंग करना चाहता हूँ, मतलब मैं लिख दूँगा इंटीग्रल 4 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो जब मैंने अपर लिमिट्स को लोअर लिमिट्स के साथ इंटरचेंज किया तो फिर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। मतलब जब अपर लिमिट्स को लोअर लिमिट्स के साथ इंटरचेंज करना है तो फिर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। इंटीग्रल 4 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल होगा माइनस इंटीग्रल 4 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, ठीक है। तो इंटरचेंजिंग से यहाँ पे हम क्या मेंशन कर देंगे, माइनस को मेंशन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है इंटीग्रल ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो एक इंटीग्रल को मैं दो इंटीग्रल, तीन इंटीग्रल, फोर इंटीग्रल, मतलब इनफिनिट इंटीग्रल्स में भी मैं उसको स्प्लिट कर सकता हूँ, मतलब मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। ये हमारे पास है इंटीग्रल ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल बी टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब इसी इंटीग्रेशन को मैंने दो इंटीग्रल में स्प्लिट किया। सपोज़ हमारे पास है इंटीग्रल 1 to 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसको मैं दो इंटीग्रल, तीन इंटीग्रल, फोर इंटीग्रल में भी स्प्लिट कर सकता हूँ। मतलब मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल 1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 2 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरह इंटीग्रल 3 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल 4 to 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ। मतलब इस इंटीग्रल को मैंने फोर इंटीग्रल्स में लिख दिया, 1 2 3 4, ठीक है। मतलब ये हमारे पास एरिया है, इस तरह मैं एरिया फाइंड करना चाहता हूँ फ्रॉम 1 to 5। तो मैं इसमें पार्टीशन कर सकता हूँ, मैं इंटीग्रल 1 to 2 भी ले सकता हूँ, 2 to 3 भी ले सकता हूँ, और 4 to 5 भी ले सकता हूँ। इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, 4 to 5, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं कि हम एक इंटीग्रल को इंटीग्रल की पार्टीशन कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा इंटीग्रल्स में, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 6 इस तरह है कि अगर एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स होगा इसी इंटरवल ए बी में, ठीक है, तो फिर इसका डिपेंडेंट इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बी लेस देन आर इक्वल टू आ सकता है इंटीग्रल ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स अगर लेस देन आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स का, तो इसका डिपेंडेंट इंटीग्रल भी लेस देन आर इक्वल टू आ सकता है। मतलब इस तरह नहीं होगा कि ये वैल्यूज़ फिर ज़्यादा होगी जी ऑफ एक्स से,
ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी डेफिनेट इंटीग्रल्स की। इसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे टच विद अस।